गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज क्लास 12th हिंदी काव्यखंड चैप्टर सेकंड का हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जो कविता पतंग से लिया गया है। छतों को भी नरम बनाते हुए यहाँ तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं थर्ड पार्ट में, तो आज हम इसके आगे यहाँ से पढ़ेंगे। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो कवि आगे बताते हुए क्या कहते हैं कि चारों दिशाओं से एक मृदंग ध्वनि उत्पन्न होती है। मृदंग यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है। मृदंग मीन्स एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसमें से ध्वनि की आवाज़ आती है। तो कवि इस प्रथम लाइन में क्या कहते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए चारों दिशाओं से एक मृदंग ध्वनि उत्पन्न होती है। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, यहाँ पर एक शब्द है पेंग। पेंग यहाँ पर जो शब्द है उसका अर्थ होता है झूला। जब वे पेंग भरते हैं अर्थात झूला झूलते हैं तो उनका शरीर एकदम क्या हो जाता है, उनका शरीर एकदम लचीला हो जाता है। उनका शरीर कैसे हो गया उस टाइम पर, उनका शरीर बिल्कुल लचीला हो जाता है। जब वो क्या करते हैं, पेंग भरते हैं, झूला झूलते हैं, तो उनका शरीर एकदम डाल की तरह, डाल वो पेड़ की डाल जिस प्रकार फ्लेक्सिबल होती है, उसको किधर को भी हम लोग घुमा लेते हैं या फिर ऊपर नीचे होती है, ठीक उसी प्रकार उनका शरीर भी एकदम क्या हो जाता है, लचीला हो जाता है और वो किधर को भी मुड़ जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द है वेग। वेग मीन्स होता है बहकर, बहकर, तो वो किधर को भी मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन का एक बार फिर से इसको भावार्थ देख लेते हैं कि चारों दिशाओं से एक मृदंग ध्वनि उत्पन्न होती है। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है। जब वे पेंग भरते हैं, जब वो क्या करते हैं, पेंग भरते हैं अर्थात झूला झूलते हैं, तो उनका शरीर एकदम क्या हो जाता है, लचीला हो जाता है, डाल की तरह। जिस प्रकार डाल होती है लचीली होती है, उसे किधर को भी घुमाया जा सकता है, और वो वेग की तरह बहकर किधर को भी मुड़ जाते हैं। इसके आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाते हैं उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। छतों के खतरनाक किनारे तक, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं या पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे तक आ जाते हैं, जब बच्चे क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो छतों के किनारे तक वो आ जाते हैं, तो उस समय सिर्फ उनका शरीर ही उनको बचाता है। उस समय उन्हें कौन बचाता है वहाँ गिरने से, सिर्फ उनका शरीर ही उन्हें उस समय बचाता है। उनका शरीर रोमांचित होता है। यहाँ पर एक शब्द है रोमांचित। रोमांचित के यहाँ पर हम लोग दो अर्थ देखेंगे। एक बार तो होता है आकर्षित करना, एक बार होता है खुश करना। तो हम दोनों ही शब्द का यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। तो जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारे पर आ जाते हैं तो उस समय उनको गिरने से सिर्फ उनका रोमांचित शरीर ही उनको वहाँ पर बचाता है। जब वे बेसुध होकर दौड़ते हैं तो उनका शरीर क्या हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। क्या हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। तो उनके शरीर का जो रोमांचित संगीत होता है, संगीत, वो जब बहुत खुश होते हैं, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनके रोमांचित शरीर का जो संगीत होता है उस समय उनको वो गिरने से बचा लेता है, क्योंकि उस समय उनका शरीर कैसा होता है, उनका शरीर उस समय रोमांचित होता है। एक बार हम फिर इन थर्ड लाइन को एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं, तीनों लाइनों को, कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए किनारों तक आ जाते हैं, किसके किनारों तक, छतों के किनारों तक आ जाते हैं, जो किनारे बहुत ही खतरनाक होते हैं, उस समय उनको गिराने से सिर्फ उनका शरीर ही उनको बचाता है। उनका शरीर रोमांचित होता है। जब वे बेसुध होकर खतरनाक छतों पर दौड़ते हैं तब उनके शरीर का रोमांचित संगीत ही उनको बचाता है, क्योंकि उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, अर्थात उनका शरीर बहुत खुश हो जाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों की धड़कती
ऊंचाइयाँ उन्हें, अर्थात उन्हें यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया, उन्हें यहाँ पर बच्चों के लिए कहा गया। उन्हें किसको थाम लेती हैं, बच्चों को थाम लेती हैं। पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयाँ उन्हें अर्थात बच्चों को थाम लेती हैं केवल एक धागे के सहारा। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो सिर्फ उनके हाथ में एक धागा ही उनका सहारा होता है जिसको वो पकड़े रखते हैं। महज यहाँ पर एक शब्द है, इसको हम लोग कह सकते हैं केवल। यहाँ पे केवल शब्द के लिए इसको प्रयोग किया गया है। तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं केवल किसके सहारे, केवल एक धागे के सहारे उनको जो है बचा लेती हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, जिस प्रकार वो धागे को पकड़कर अपने हाथ में रखते हैं और उस समय ऐसा लगता है जैसे पतंगों के सहारे वह भी उड़ रहे हैं। और जब ऐसी क्रिया होती है तो अब तब ऐसा लगता है जैसे पतंगों के साथ वह भी उड़ रहे हैं। अपने रंध्रों के सहारे, यहाँ पर एक शब्द है रंध्रों, यहाँ पे एक शब्द है रंध्रों। रंध्रों को यहाँ पर हम लोग छिद्र भी कह सकते हैं। रोम छिद्र के बारे में आपने सुना होगा। रोम छिद्र हमारे शरीर में होते हैं। जिस प्रकार हम लोग बात करें, हमारे जो हाथ होता है उस पर जो बाल होते हैं वहाँ पर बालों में रोम छिद्र दिखाई देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पतंग में भी हम रोम छिद्र करते हैं ताकि रोम छिद्र करके उसमें हम धागे को डाल सकें और पतंग को ऊंचाई तक ले जा सकें। तो कवि कहते हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने रंध्रों छिद्रों के सहारे वे भी उड़ रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे पतंग उड़ाते हैं, एक धागे के सहारे क्या उड़ती है, पतंग उड़ती है। धागे में जब पतंग में धागा डालते हैं तो उसमें छिद्र करने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जो बच्चे का शरीर है, शरीर में जो रोम छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों के सहारे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, पतंग के साथ उड़ रहे हैं। धागे के सहारे वह भी उड़ रहे हैं। कवि आगे बताते हुए क्या कहते हैं, थोड़ा सा आगे चले से फिगर में यहाँ पर दिखाया गया। देखिए सारे बच्चे कैसे खड़े हुए हैं और बिल्कुल छतों के किनारे पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल छत के खतरनाक किनारे पर वो खड़े हुए हैं। तो कवि यहाँ पर इस चीज़ को बताते हैं। आगे चल लेते हैं। अगर वे कभी कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि अगर, कवि आगे क्या कहते हैं कि यदि बच्चे पतंग उड़ाते हुए कभी गिर जाते हैं, कभी बच्चे अगर पतंग उड़ा रहे हैं और वो कभी क्या हो जाते हैं, छतों से गिर जाते हैं, खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और वहाँ से गिरकर बच जाते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पीछे फिगर में देख के आए थे कि यहाँ पर बच्चा बिल्कुल खतरनाक किनारे पर खड़ा हुआ है और यदि वो यहाँ से गिर जाए और यदि वह गिरकर यहाँ से क्या हो जाए, बच भी जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो और भी निडर हो जाते हैं और निडर होकर वो सुनहले सूरज के सामने आते हैं। फिर क्या होता है कि सुनहरा सूरज, जो सूरज होता है आकाश में सुनहरा टाइप का, उसके सामने वो आ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और तब पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और तब वह कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर वो घूमते ही रहते हैं। एक बार यहाँ से इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कवि आगे कहते हैं कि यदि बच्चे पतंग उड़ाते हुए कभी गिर जाते हैं, बच्चे अगर पतंग उड़ाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं खतरनाक किनारे से, तब वह क्या हो जाते हैं, और भी निडर हो जाते हैं और निडर होकर सूरज के सामने आते हैं। तब घूमती हुई पृथ्वी आती है उनके बेचैन पैरों के पास, तो कभी वो इधर तो कभी उधर घूमते ही रहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने एक जो पतंग है, पतंग को यहाँ पर कवि ने एक सदरूपी बच्चा मान लिया है। तो कवि ने इस पूरी कविता में उसी का वर्णन यहाँ पर किया है कि जिस प्रकार बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो क्या क्या वो क्रियाएं करते हैं, क्या क्रियाएं नहीं करते हैं, कैसे वो खतरनाक किनारों पर जाकर पतंग उड़ाते हैं, कैसे वो बच जाते हैं। तो इस पूरी कविता में यहाँ पर यही दर्शाया गया है।
आप सभी 12th बोर्ड की क्लासेस में हैं, तो आई होप अभी सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बिकॉज़ अभी यहाँ पर कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं लाइव, तो ये ऑनलाइन ही सिस्टम हम लोग कर रहे हैं अभी। तो बेटा सभी लोग घर पे बहुत मेहनत कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। और अगर आपको वीडियो आप लोग देखें कंप्लीट, यदि वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप उसको दोबारा से वीडियो को शुरू कर सकते हैं। कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो आप पार्ट को दोबारा से चला के वीडियो को देख सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। आई होप सभी को पोएम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा।